जब दो पदार्थों का रिएक्शन करवाते हैं तो उनमें क्या फॉर्मूला बनता है, आइए उसको समझते हैं। एल्युमिनियम और सिलिकेट का रिएक्शन करवाएंगे तो एल्युमिनियम दोनों का जो चार्ज है वो आदान प्रदान हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका चार्ज यहाँ पे आ गया है और इसका चार्ज इसके साथ लग गया है। इसको ब्रैकेट इसलिए देना पड़ा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी जो है यहाँ पे संख्या थी। अब नेक्स्ट, किसी चीज़ में किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितने प्रतिशत है, तो उसको कैसे निकालेंगे। कैल्शियम को ऊपर लिखेंगे और बाकी जो भी है सारा कैल्शियम कार्बोनेट उसको नीचे लिख देंगे। अब कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट कितना होता है, दैट इज 40। अब इसको हम बाइफरकेट करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। यहाँ पे 3 बार है तो 16 3 48। इन सबको प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। 40/100 हमें परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज 100, ठीक है। कितना परसेंट आ गया, 40%। ये इसके साथ कट जाएगा, आ गया 40%। तो इसका जो है आंसर निकलता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है, 40% होता है कैल्शियम। अब आगे मात्रा निकालनी, अगर किसी को मान लो कि कोई कह दे कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखें, तो दोनों को पहले तो हम बाइफरकेट कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले तो इसका मान निकालते हैं, इसका एटॉमिक वेट निकालते हैं इन तीनों। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। ये 3 बार है तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया टोटल मिला के 100। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का मान निकालेंगे। कार्बन का जो मान है वो 1 सेकेंड, हाँ, कार्बन का जो मान है देखिए यहाँ भी है 12 और ऑक्सीजन का मान होता है, ये एटॉमिक वेट होता है 16। तो ये 2 बार है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 32। तो इन दोनों को प्लस किया, आ गया 44। तो इसका ये मतलब है कि प्रति 100 ग्राम पे 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब ये पूछ क्या रहा है, ये मांग रहा है 10 ग्राम पे ही, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है 44 ग्राम पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 ग्राम पे कोई चीज़ 44 निकला है तो 1 ग्राम पे 0.44 निकलेगा और 10 ग्राम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 आ जाएगा, है ना। सो प्रति 10 ग्राम 4.4 ग्राम, क्योंकि प्रति 100 ग्राम पे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब एक सवाल और आता है कि वाष्प घनत्व, ठीक है, किसी चीज का वाष्प घनत्व कितना होगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज अणुभार बटे 2। अणुभार, अब जैसे कि किसी का अणुभार, अब ये कैल्शियम का अणुभार क्या है, ये 40 है। अब इसका वाष्प घनत्व कोई बोले तो सिंपल सा है, अणुभार बटे 2 यानी कि 40/2 कितना आ जाएगा, 20। ये आ गया वाष्प घनत्व। इसी तरह से चलो किसी और एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। सल्फ्यूरिक एसिड का वाष्प घनत्व क्या होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले तो हम इसको बाइफरकेट करके इसका जो है एटॉमिक वेट निकालते हैं एक एक करके, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, एक ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जिसमें एक सेकेंड, हाइड्रोजन का जो पहला वाला फर्स्ट हाइड्रोजन, दैट इज, उसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि एक में से एक माइनस करेंगे तो एक ही आएगा। अब देखिए यही होता है ना हाइड्रोजन, दिस, एक में से एक, दिस इज एटॉमिक वेट एंड दिस इज प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन में से एक माइनस करोगे तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज द टोटल वेट। सो हाइड्रोजन का जो पहला वाला है, ठीक है, वो उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है।
तो आइए नेक्स्ट हम सल्फ्यूरिक एसिड का कर रहे थे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है एक प्लस एक, ठीक है, 2 हो गया। और सल्फर का जो होता है दैट इज 32, ठीक है, एटॉमिक वेट सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन का हमें पता ही है 16 होता है, 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है, तो 64 आ गया। तो टोटल कितना, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98। अब मैंने क्या बोला, अणु भार बराबर 2/2, तो अणु भार तो हमने निकाल लिया एक एक करके। अब इसको बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो इसका वाष्प घनत्व कितना आया 49। तो अब आपको अन्य किसी चीज़ का दे दिया जाएगा तो आप निकाल लेंगे कि नहीं। जैसे कि कार्बन का बता दें, एक सेकेंड, किसी और चीज़ का हम ले लेते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का अच्छा निकाल के दिखाओ कितना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 100, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का देखें, ये हमने किया हुआ है ना 100, ठीक है। इसका अनुभार 100 डिवाइडेड बाय 2 50 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोनी, ये क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, ठीक है, 2 अलग अलग पदार्थ हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा और इसका जो है 18 दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इसमें बराबर हैं। अब माइनस का मतलब होता है दे देना, ठीक है, और प्लस का माइनस होता है ले लेना। तो ये माइनस यहाँ पे आ रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे 17 + 1 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 जो है हमें दिख रहा है, क्लोरीन एंड दिस इज आर्गिन। सो नेक्स्ट करते हैं आइसोटॉप्स। इसका क्या मतलब होता है, इसमें देखिए प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स जो नीचे लिखा होता है संख्या दैट इज प्रोटॉन, ठीक है, ऊपर जो होता है दैट इज वेट, एटॉमिक वेट। तो यहाँ देखते हैं यूरेनियम, इसका जो प्रोटॉन है 92, इसका टोटल भार जो है 235, ठीक है। इसका जो प्रोटॉन है 92, ठीक है, यूरेनियम, और इसका टोटल भार है 238, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या में डिफर आ जाएगा, लेकिन देखिए प्रोटॉन यहाँ पे बराबर ही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोटोप। जब भी प्रोटॉन बराबर पाया जाएगा, ठीक है, तो उसको आइसोटोप बोल दिया जाएगा। 2 अलग अलग पदार्थ अगर होते हैं। अगला है आइसोबार, जब वेट बराबर हो जाए। अभी जैसे यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये बराबर किया, अब ऊपर का वेट अगर बराबर हो जाए तो क्या बोला जाएगा, तो बोला जाएगा आइसोबार। अब देखें 18 एल्बर्ट 40 एंड 20 कैल्शियम 40, ठीक है। इसका वेट आप देख सकते हैं कि दोनों का बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज एटॉमिक वेट, और इसका जो है वेट बराबर हो गया है, इसको बोला जाएगा आइसोबार। अब नेक्स्ट समझते हैं आइसोटोन। जब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए हमें ना कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जैसे इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, चले हम पहले वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। सी न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ये टोटल वेट है इसका, ठीक है, और ये प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन से ये माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन जो है आ जाएगा, नहीं समझे। देखिए ये इसका जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, इसी के बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, ठीक है। और इसका जो टोटल वेट होता है वो दिस इज ये आता है। अब इसको न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस ही करोगे ना। तो 14 - 6 8, ठीक है। इसको छोड़ दो, क्योंकि कार्बन जो है इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका इसके साथ बराबर नहीं होगा। तो इसका न्यूट्रॉन आया 8, 14 - 6 8, और इसका 16 जो है 8 = 8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी ना, 8 और 8, तो इसको क्या बोला जाएगा, आइसोटोन। जहाँ न्यूट्रॉन बराबर हो जाए वहाँ आइसोटोन। आइसोटोनिक क्या होता है, ठीक है, दोनों में देखें, ये आप
चक्कर में ना पड़ जाए कि आइसोटोन एसीटोन ये दोनों अलग अलग है। समगाढ़ा यानी कि किसी पदार्थ में उसका जो गाढ़ापन है वो एक जैसा है, ठीक है। जैसे कि मौसम्मी का और केले का गाढ़ापन एक जैसा नहीं है, ठीक है। या फिर मौसम्मी का या फिर जो दही होता है जमाया होता है उसका गाढ़ापन एक जैसा नहीं होता, वो अलग होता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, आइसोटोन जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या बराबर हो, आइसोबार जिसमें वेट बराबर हो, और आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉन्स बराबर हो। सो